be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और मेरी सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनिए। जो भी आपके दिमाग में आपको लेकर एक इमेज है कि मुझे बुरी आदतें छोड़नी है, डिसिप्लिन लाना है, कंसिस्टेंसी लाना है, जब आप बेस्ट वर्जन बनते हैं अपना, जो आपने अपने लिए सोच रखा है, तो ना खाली आप अपने डेवलपमेंट में काम करते हैं और इवन आप आपकी फैमिली, सोसाइटी, नेशन वहां पे भी कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं। और इसी बात पे आपको याद होगा एक यंगिस्तान मूवी आई थी। हालांकि मूवी इतनी पॉपुलर नहीं हुई, इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई, बट एक स्पीच थी उस टाइम पे जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसकी कुछ लाइनें मैं आपको बोलना चाहूंगा। जिस तरफ नजर जाए उस तरफ मेरा हिंद नजर आए, उजाले ही उजाले हों जहां मेरा हिंद जाए। तो अब शुरुआत करते हैं कि मैं आज क्यों बात कर रहा हूं कि चाइना की जो मिलिट्री है उसमें आपको शॉकवेव्स देखने को मिलेंगे। अब रिसेंटली हुआ क्या कि 24 जनवरी को जो चाइना की मिलिट्री लीडरशिप है, उनके जो सबसे दो इंपॉर्टेंट पिलर हैं, या फिर आप कह सकते हो दो ऐसे मिलिट्री लीडर्स जिनको सडनली रिमूव कर दिया जाता है और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी जाती है। एक का नाम था जनरल जैंग और दूसरा का नाम था जनरल लियू। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे टॉप मिलिट्री लीडर्स थे, उनके आसपास के एसोसिएट हो। नो, ये लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब आप जैसे पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी की फंक्शनिंग की बात करें या कैसे चाइना कंट्रोल करता है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री अथॉरिटी। और इसीलिए काफी सारे ऑब्जर्वर शॉक में हैं, जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो इनका प्रोफेशनलिज्म रहा है, उसके होते हुए भी इनको रिमूव करना चाइना की मिलिट्री और इस टाइम पे जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उनकी लीडरशिप पे काफी सवाल खड़े कर देते हैं। क्योंकि सिर्फ मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ न्यूज़ को नहीं समझना है या फिर न्यूज़ क्या है उसको नहीं जानना है, देखना है कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है और क्या इसके इंटेंशन है। अब ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, पहले भी काफ़ी सारे ऑफिशियल्स को रिमूव किया गया है, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं। और जब जनरल ज़ैंग और जनरल लियू की खबर आती है, तब ये कहा जाता है कि इन्होंने काफ़ी सारे लॉज़ का वायलेशन किया है या उनका उल्लंघन किया है। इनके ऊपर डिसिप्लिन के चार्जेस लगाए जाते हैं कि दे वर इनडिसिप्लिन्ड एज़ वेल। और बात यहाँ पे ये है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से 2012 से चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आए हैं, तब से ही हजारों की तादाद में लोगों को रिमूव किया जा रहा है। ये काफी ज्यादा सोचने वाली सिचुएशन में हमें डाल देता है और शॉकिंग भी है। और जब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन खुलती है तो आज ये रिपोर्ट निकल के आई कि इनके ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं कि जो चाइना का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, ये इसके काफी सारे सीक्रेट्स यूनाइटेड स्टेट्स को पास ऑन कर रहे थे। और ये सबसे बड़ा एलिगेशन है आज तक का, अगर किसी भी मिलिट्री लीडर को रिमूव किया गया है। क्योंकि पहले हमने देखा है कि हाँ, घूसखोरी करते थे, करप्शन में इन्वॉल्व थे, किन्हीं लोगों को अगर आगे प्रमोट करना है तो उनसे ब्राइब ली जाती थी, दैट वाज फाइन। बट इतना बड़ा जुर्म लगाना, इतना बड़ा एक्यूजेशन लगाना और वो भी टॉप मिलिट्री लीडर्स पे, काफी सारे सवाल वैसे ही खड़े हो जाते हैं। इवन ये इनके ऊपर ये चार्ज लगा कि ये ब्राइब्स लिया करते थे। और इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके प्रमोशन को लाने में या करने में इनका सबसे बड़ा अहम रोल था और इन्होंने उस टाइम बहुत पैसे लिए। तो अभी इनके ऊपर सिर्फ 2 चार्जेस हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को समझना होगा। अब ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि चाइना में सबसे पावरफुल आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइना के अंदर मैं बात कर रहा हूं, और वर्ल्ड में टॉप 3 आर्मीज के अंदर भी चाइना की आर्मी को कंसीडर किया जाता है। बट इसको कंट्रोल करता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो कि एक टॉप मिलिट्री अथॉरिटी बॉडी है। अब इसमें काफी सारे मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे वो मेंबर्स होते हैं जो जी जिनपिंग के क्लोज अलाई हो, जिनके पास में एक्सपीरियंस हो, प्रोफेशनलिज्म हो, वो सब इसमें काम करते हुए नजर आते हैं। और इसके चेयरमैन कौन? चेयरमैन चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, जो कि इस टाइम पे प्रेसिडेंट भी हैं और लीडर भी हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। लेकिन अब जब इन दोनों का रिमूवल हुआ है और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाई गई है, तो सिर्फ 2 लोग हैं इस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंदर। एक तरफ जहां पे जी जिनपिंग जो कि चेयरमैन है, और दूसरे एक पॉलिटिकल ऑफिसर जिनको कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं है। इनके पास में ना वो प्रोफेशनलिज्म है और ना ही आप कह सकते हो वो एक्सपीरियंस है। तो यहां पे सबसे पहला सवाल ये हुआ कि जब इतने सारे लीडर्स को रिमूव किया जा रहा है, तो क्या जो आपकी टॉप मिलिट्री अथॉरिटी या जो टॉप मिलिट्री बॉडी है, वो कमजोर नहीं हो रही? क्योंकि आप धीरे धीरे हर एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल को रिमूव करते जा रहे हो या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो।
अब कितना सच्चाई है इस बात में कि ये करप्शन में इन्वॉल्व थे, कितनी सच्चाई है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे, अब उसके बारे में टिप्पणी करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं कोई वहाँ अथॉरिटी और लीडरशिप में बैठा नहीं हूँ। बट जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, उसके बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। और तब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को देखोगे, तो जनरल ज़ैंग जहाँ पे सीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं, सेकंड इन कमांड थे चाइना के मिलिट्री के और सबसे ज़्यादा क्लोज़ और लॉन्ग टाइम एसोसिएट रहे हुए हैं जी के। मतलब जी के इतना क्लोज़ होना, मतलब आपने ट्रस्ट भी जीता होगा, आपने अपनी प्रोफेशनलिज़्म भी दिखाई होगी, आपके एक्सपीरियंसेस को भी तवज्जो दी गई होगी, तब जाके आप इस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का पार्ट बने होंगे। और बात यहाँ पे ये है कि अगर एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो ये वन ऑफ द इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास में ऐसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्होंने साइनो वियतनाम वॉर या चाइना वियतनामीज वॉर जो हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। दूसरी तरफ है जनरल लियू, जो कि चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है। कहा जाता है पीएलए के अगर कोई दिमाग था तो वो ये थे, क्योंकि किस तरीके से वॉर्स के लिए प्लानिंग करनी है, इंटेलिजेंस एक साथ कैसे गैदर करनी है, अगर मान लीजिए बैटलफील्ड होती है, कोई लड़ाई होता है, कोई युद्ध होता है, तो कैसे बाकी सारे ऑर्गन्स को हमें कोऑर्डिनेट कराना है, ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। तो एक तरफ जहां पे एक्चुअल एक्सपीरियंस था वॉर का, दूसरी तरफ जो कि ब्रेन था पीएलए का, इन दोनों को रिमूव कर दिया जाता है सडनली और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। और आप देखेंगे ना धीरे-धीरे सीएमसीज़ में से लीडर हटते गए हैं। अब आज के टाइम पे सीएमसी के वोंग वाइस चेयरमैन ज़ैंग और इस टाइम पे जो आपके लियू हैं, जो कि चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट है, इन दोनों पे केस चल रहा है, राइट? इन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उससे पहले जो सीएमसी के वाइस चेयरमैन थे 2, ये जो आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हो, इनको 2025 में रिमूव किया गया ओवर करप्शन। नेशनल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे, जहां आप ये देख सकते हो सीएमसी के ली शांगफू, उनको रिमूव किया 2023 में करप्शन। फिर इस टाइम पे जो सीएमसी के पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, उनको भी 2025 में रिमूव किया ओवर करप्शन। तो कभी ऐसा नहीं आया कि लॉस को वायलेट किया हो, इनडिसिप्लिन्ड रहे हों, ऐसी कभी भी शिकायत नहीं आई और इस बेसिस पे किसी को रिमूव नहीं किया गया। तो इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर आप जी के इतने क्लोज भी हैं, तो भी आप सेफ नहीं हैं। और इसके पीछे जो रीजन निकल के आता है, वो है बहुत सारे। पहली चीज, जब जी जिनपिंग आए 2012 में, तब से ये एंटी करप्शन ड्राइव चला रहे हैं कि मैं करप्शन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा और अगर कोई भी लीडर करप्शन करता है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाई जाएंगी। और इसमें हजारों की तादाद में ऑफिशियल्स को सडनली रिमूव कर दिया गया। दूसरा, अब ये चीज निकल के आती है कि आपके पास में कितना एक्सपीरियंस है, कितना आप प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आप लॉयल हो जी जिनपिंग के। अब लेकिन यहां सवाल ये भी है कि ये तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम से क्लोज एसोसिएट थे, तो लॉयल्टी की बात कहां आ गई? लॉयल्टी की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। बात यहां पे ये है कि जब धीरे धीरे आप राइज करते हैं, आप टॉप मिलिट्री ऑफिशियल बनते हैं, तो आपके काफी सारे गुट बन जाते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर। और वही डर है जी जिनपिंग को कि अगर इतने सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स बन गए, इतने सारे लीडर्स के पास में इतना इन्फ्लुएंस आ गया, तो इतने सारे गुट बन सकते हैं कि जो मेरी सेंट्रल अथॉरिटी है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जी जिनपिंग नहीं चाहते कि कोई मुझसे ज्यादा ऊपर उठे, कोई इन्फ्लुएंस कर पाए, राइट? तो अब वो मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म या फिर आपके एक्सपीरियंस को तवज्जो नहीं दे रहे, वो तवज्जो दे रहे हैं पॉलिटिकल प्यूरिटी को, कि क्या आप मेरे लॉयल हैं, जिससे आने वाले टाइम पे जब इलेक्शन हो तो मैं अपनी पावर को और संगठित कर सकूं और कंसोलिडेट कर सकूं। और कहा यह जाता है कि ये जो लीडर हैं, काफी बार ये रिजेक्ट करते थे उस नोशन को, उस आइडिया को कि आपको वॉर नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली ताइवान के कंटेक्स्ट में, जहां पे आप 2027 में ये रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि आप इन्वेड करने का प्लान कर रहे हो। हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे सरकार से, उसके बाद में आपको कोई इन्वेजन देखने को मिल सकता है। आई डोंट थिंक सो दैट इन 2027 वी विल सी एन इन्वेजन फ्रॉम चाइनीज आर्मी इनटू ताइवान। दैट इज माय प्रेडिक्शन। अब बात यह है कि एक तो ये वॉर के फेवर में भी नहीं थे, और पॉइंट्स ये भी निकल के आते हैं कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी जितना आप इंटरनली रिफॉर्म कर सकते हैं चाइनीज मिलिट्री में, उतना कीजिए। और इन्होंने एक टाइम स्लॉट भी दे रखा है 2035 से 2050 तक का, क्योंकि उस टाइम पे ये कहीं ना कहीं टारगेट करना चाहते हैं यूएस को। और ये यूएस को भी पता है कि चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है। उसमें भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस कर रहे थे इन लीडरशिप की वजह से। ये सारे रीजन है कि आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है? मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, कल्चरल रिवॉल्यूशन की। कल्चरल रिवॉल्यूशन जो कि 1966 से 1976 तक चला, और ये लेड किया जा रहा था, लॉन्च किया गया था माओ जेडांग के द्वारा। माओ जेडांग वही हैं जो फाउंडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, जिसके आज प्रेसिडेंट और लीडर हैं जी जिनपिंग।
बट उस टाइम क्या हो रहा था ऐसा? उस टाइम पे भी माओ ज़ेडुंग को लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास में पावर आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, मिलिट्री में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, तो उनका सडन रिमूवल होता है। उनको हटा दिया जाता है, ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है और ये chaos बहुत खतरनाक तरीके से स्प्रेड होता है चाइना के अंदर। हालाँकि अगर आप कंपेयर करेंगे उस लेवल के टाइम की इंटेंसिटी को, उतनी इंटेंसिटी आज नहीं है, बट कहीं न कहीं आप सिमिलैरिटी ड्रॉ कर सकते हो कि कैसे उस टाइम पे लीडर्स को रिमूव किया गया, इंस्टीट्यूशन धीरे-धीरे कोलैप्स होने लगे, प्रोफेशनलिज्म को तवज्जो नहीं दी गई और ये कहा गया कि क्या आप माओ ज़ेडुंग के लॉयल हैं? अगर आप माओ ज़ेडुंग के लॉयल हैं, तो आप टिक सकते हैं, अदरवाइज़ चाहे से एक्सपीरियंस हो, प्रोफेशनलिज्म हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी वैसी नहीं है। अब ना तो हम परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, ना आपके इनिशिएटिव पे ध्यान देंगे, ना आपके एक्सपीरियंस पे ध्यान देंगे। हम बात करेंगे पॉलिटिकल प्योरिटी की और क्या आप सर्वाइव करने के लिए जी जिनपिंग के साथ खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े हो सकते। तो आगे जाके हमें क्या देखने को मिलेगा? अब ये जो ज़ैंग और लियू हैं, उनके जितने भी एसोसिएट्स होंगे या जो सबऑर्डिनेट होंगे, धीरे-धीरे शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिले, उनका रिमूवल होने लगे। डर चला जाएगा हर एक लेवल पे कि हमें कोई स्टेप नहीं लेने हैं, हमें प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाना है, हमें सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी है और सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी आर गोइंग टू बी लॉयल टुवर्ड्स जी जिनपिंग और यही चीज हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ताइवान के पर्सपेक्टिव में और यूएस के पर्सपेक्टिव में क्या है और कैसे ये जो पर्ज किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है, उसका ताइवान वॉर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, हालाँकि मैंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि 2027 में आई डोंट थिंक सो, बट बात ये है कि क्या फुल स्केल इन्वेजन अगर 2027 में होना है तो उसकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेशनल लीडरशिप है, वो अब धीरे-धीरे खत्म हो रही है। फिर जो कमांड स्ट्रक्चर था, जो कमांड अथॉरिटी है, वो कमज़ोर होती चली जाएगी और जो प्लानिंग कैपेसिटी थी, वो डैमेज हो जाएगी और इसका सीधा-सीधा प्रभाव पड़ेगा। और कहीं पे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इन लोगों को इसलिए हटाया गया है जिससे 2027 में हम इन्वेजन कर सकें। हम सिर्फ जो जी कहेंगे, जो जी का तरीका होगा या इंटेंशन होगा, हम उसी को फॉलो करेंगे। कहीं उस टाइम पे यार्ड ऑब्स्टेकल्स ना लगा दें। और दूसरा है कि हाँ, लिमिटेड मिलिट्री एक्शन अभी भी आपको देखने को मिलेंगे जो मिलते हैं आपको। ताइवान के आसपास एनसर्कलिंग करना, अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजना, फाइटर जेट्स को भेजना एंड व्हाट नॉट, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिससे फॉरेन पावर्स को रोक सकें और ये दिखा सकें कि अभी भी हम ताइवान को लेके सीरियस हैं और वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान हमारा हिस्सा है। बट बात यहाँ पे ये है कि अभी पेंटागन डिपार्टमेंट ने एक नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी रिलीज करी, जहां पे हालांकि प्रायोरिटी ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो होमलैंड है और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट सबसे बड़ा थ्रेट तो अभी भी चाइना था। ग्रेट कॉम्पिटिटर तो अभी भी चाइना निकल के आ रहा था, जहां पे ये कहा था कि हम चाइना से लड़ाई नहीं करेंगे, हम कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, ना तो हम उन्हें वीक दर्शाएंगे, ना हमें ह्यूमिलेट करेंगे, ना उन्हें चोक करेंगे। हम बस मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन रखेंगे, जिससे कि हम उस पोजीशन में हो कि हम लड़ाई तक ना जाएं, बट चीजों को बैलेंस कर पाएं, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। हम टोटल डोमिनेशन नहीं करना चाहते हैं और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो ग्रेट कॉम्पिटिटर के फॉर्म में निकल के यही आ रहे थे और अब जब इनकी मिलिट्री कमांड का जो स्ट्रक्चर है या जो मिलिट्री लीडरशिप है वो खत्म होती जा रही है, तो अब जो यूएस के एलाइज हैं वो धीरे धीरे जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है या अपने आप को और मजबूत करना है वो कर पाएंगे। और इसी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में ये कहा गया कि जो ये फर्स्ट आइलैंड चेन है, जिसमें आपको जापान, ताइवान, फिलीपींस दिख रहे हैं, ये हमें ऐसी वॉल बनाना चाहते हैं जिसको चाइना ब्रेक करने की कोशिश करे, तो दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो एक तरफ हम मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन भी जारी रखेंगे, दूसरी तरफ हमारे अलाइज को भी स्ट्रांग करते चले जाएंगे और तीसरी तरफ अब चाइना की मिलिट्री लीडरशिप कमजोर हो रही है। तो यहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम्स हैं व्हेन इट कम्स टू चाइनाज मिलिट्री। और यही है कि चाइना नहीं चाहता कोई भी ऐसा स्कोप छोड़ना कि 2050 तक हमारी मिलिट्री ऐसी हो जहां पे गुट बटे हुए हों, जी की लीडरशिप या कोई और चाइनीज प्रेसिडेंट जब आए तब उसको हैंडल ना किया जा सके। ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में जाना चाहते हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आप हमारे साथ में जनवरी 31 को जुड़ सकते हैं, 2 स्लॉट में 9:30 और 2:30, जो कि एब्सोल्युटली वही टाइम है जिस टाइम पे यूपीएससी अपने प्रीलिम्स को कंडक्ट कराता है, एक जीएस के फॉर्म में और एक सीसैट के फॉर्म में। और रिपब्लिक डे ऑफर हमारा चल रहा है, ये प्राइस आपको नहीं मिलेगी, 60% ऑफ है और इसके साथ है सीएससी अश्योर। या 18 मंथ्स या 18 मंथ से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं और अगर आप अपना पहला अटेम्प्ट देते हैं और आप किसी कारणवश नहीं निकाल पाते हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी ऑन अस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।